ओके, वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। मैं सिविल इंजीनियरिंग का मेंटोर हूं ऑन टेक्स्ट बुक, और आज फिर एक नए सेशन के साथ हूं जिसमें कि मेरे साथ फिर एक स्टूडेंट हैं जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हाउ ही हैज क्रैक्ड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। क्या जर्नी है, कौन सा एग्जाम है, कहाँ से आते हैं और क्या लर्निंग इस जर्नी के दौरान मिलती है, ताकि जो फ्यूचर में एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम हो सकते हैं आपके टारगेट, और आपके जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, इस सेशन से आप एक बेहतर आप एक अप्रोच बना पाएंगे। तो सबसे पहले कुलदीप, वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच सर। और मैं बोलना चाहूंगा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको वीडियोस में देखा है मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, और आपसे मैं लाइव इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे अभी आई एम फीलिंग क्वाइट नर्वस राइट नाउ कि आपसे मुझे बात करना है। दैट्स ऑल। तो कुलदीप देखिए, जी मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं आके बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। उसका रीजन यही है कि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जी इसलिए मैं शुरुआत में भी आपसे कोई बात नहीं कर पाया, डायरेक्टली हम शुरू कर रहे हैं। जी जी, अ, बिल्कुल लेकिन कुलदीप, मैं चाहता हूँ कि इस सेशन से हम लोगों को कुछ सिखा पाए। ठीक बिल्कुल है, सर। देखिए वीडियोस जो हैं वो अगर मैं बना रहा हूँ, चाहे आप और मैं मिलकर बना रहे हैं, अब दोनों में एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जी अभी तक आप हो सकता है मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से सीखते हो, और बिल्कुल आज इस सर। वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि कोई और भी ऐसा बच्चा है जो फ्यूचर में अपना पेपर देना चाहता है, वो कुछ सीख सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। तो जी सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आप शुरू करें कि भाई कहाँ से आप आते हैं, जी परिवार जी में कौन है, कौन सा एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स आए। जी 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 सर। सर तो मैं बेसिकली बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में है ये। अयोध्या ओके के पास में एक जिला है बस्ती, तो मैं वहाँ ओके के सिकंदरपुर नाम का एक गांव है, वहां पे मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। और मेरी बेसिक स्कूलिंग सर 12th तक सरस्वती विद्या मंदिर, जो हिंदी मीडियम से प्रॉपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हुई। 12th हम्म तक सारी पढ़ाई। उसके हम्म बाद मैंने पंजाब से बीटेक किया सर। उसके बाद हम्म मैंने गेट का एग्जाम दिया, और हम्म। गेट के एग्जाम से मैंने आईआईटी धनबाद में एडमिशन लिया एमटेक के लिए। मैंने अर्थक्वेक ओके, साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक किया हुआ है। ठीक और है। उसके बाद में मैंने अभी मेरा एमटेक का सेकेंड ईयर चल रहा था। उसी ओके टाइम पे मैंने ये आरआरबी जेई की परीक्षा दी, और ओके ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप लोगों के गाइडेंस से सिलेक्शन हुआ सर। ये मेरी जर्नी रही, बेसिक इंट्रोडक्शन रहा सर। जी ओके। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि आप बिलोंग यूपी से करते हैं, बस्ती से। ठीक है ना, जी जी और जी बस्ती से फिर आप पंजाब चले जाते हैं बीटेक करने के लिए, जबकि मुझे लगता है आपके पास लखनऊ होगा। जी जी और जी फिर आप वहां से एमटेक करने चले जाते हैं, और फिर एमटेक आईआईटी से कर रहे हैं ऑलरेडी आप, तो आप अपना पेपर देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का। तो ये कैसे है, क्या थोड़ा सा आप मुझे समझाइए। जी 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 सर। तो मैंने सर बीटेक के बाद में सर प्लेसमेंट हो गया था। ओके बट मैंने सोचा कि आगे एमटेक की पढ़ाई जरूरी है, ओके कंसीडरिंग प्रेजेंट सिनेरियो। तो ओके मैंने गेट का एग्जाम दिया। गेट में मेरी 3700 रैंक थी, ओके सिविल इंजीनियरिंग में, और एनवायरमेंटल साइंस में 828 रैंक थी। तो ओके उसके थ्रू मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो ओके। यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में एक था सर कि जैसे हम यूपी से आते हैं, और यूपी हम्म बिहार में आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम्म। सरकारी नौकरी का जो क्रेज है वहां पे। तो ओके एक सोशल स्टेटस के लिए ये था कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब को करना है। ओके और मेरे फादर भी एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ओके उससे भी थोड़ा इंस्पिरेशन था कि हाँ, करना है। ओके तो उसके बाद में सर मैंने ये आरआरबी जेई का आया था वैकेंसी। तो आई थॉट कि रेलवे एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है हर तरीके से। तो ओके और यहाँ पे रेलवे में इंजीनियर होना एक तरीके से, अब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हर किसी का लगभग सपना होता है। ओके और लगता है ऐसा कि कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कंट्री के लिए डायरेक्टली कुछ। ओके तो उसके बाद में मैंने जब अक्टूबर में फॉर्म आए, सितंबर अक्टूबर में, तो भरा। ओके और उसके बाद में सर ये जर्नी रही मेरी। फिर उसके बाद प्रीलिम्स निकल गया। हम्म। फिर अपना बेसिक प्रिपरेशन से उसके बाद मेंस के लिए थोड़ा 6 महीने का समझ लीजिए, 4 से 5 महीने टाइम दिया प्रॉपर। और मेरा 22 अप्रैल को था, तो वो वाला तो री हो गया था, एग्जाम री हो गया था। पेपर। तो 4 जून को फिर से दिया, तो मेरे 103 नंबर आए थे सर। ठीक है, 103 नंबर थे। और उसके बाद बाय गॉड ग्रेस सिलेक्शन हो गया। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। और चलिए। आपसे बात करके तो और अच्छा लग रहा है। आपको आपके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो वीडियोस होते थे री एग्जाम के बाद में, मैं एक्चुअली हम्म 22 अप्रैल को जब पेपर दिया, तो हम्म उसमें मैंने सोचा कि हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठीक है,
मतलब आएगा, बट जब पेपर देखा तो 40% पेपर वहीं से। तो फिर मैंने फिर मतलब कहा कि इसको सीरियसली ही लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा नहीं तो। हम्म। तो मैंने आपके वीडियोस, जो मैराथन वीडियोस थे, मैंने कई हम्म। सारे देखे। और ओके। बाई अगेन वो सारी चीजें 4 जून के पेपर में रिपीट मिली, ओके। तो अच्छा लगा सर। तो ये सारी चीजें रही सर जी। ओके, जैसे मैं एक चीज थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आपने आईआईटी जो है जाने का रास्ता गेट चुना, जी लेकिन जी जी गेट एक सर। रास्ता गवर्नमेंट जॉब का भी हो सकता है। जी सर। तो व्हाई नॉट गेट, व्हाई आरआरबी? सर मैंने ऐसे सोचा एक्चुअली, मतलब एक जनरल परसेप्शन होता है कि पीएसयूज में काम करना एक तरीके से होता है सर, कि वो हम लोग के गांव में ऐसा बोलते हैं कि ये सर अर्ध सरकारी नौकरी है, अर्ध सरकारी जॉब है। ओके। तो वो एक जैसे होता है ना कि आप प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, उसका एक अलग प्रेस्टीज होता है। ओके। तो उसके लिए मैंने ये रेलवे वाला जो पाथ है चुना कि हाँ डायरेक्टली इसी में जाते हैं। और ओके। पीएसयूज में सर ऐसा रहता है कि अभी का टाइम ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन की चीजें भी न्यूज में आ रही हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम्म। एक जो सोशल सिक्योरिटी होती है और जॉब सिक्योरिटी, दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए मैंने सोचा कि सर इसमें ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में अभी एट्थ पे कमीशन भी आने वाला है, तो वो चीजें भी ध्यान में रखते हुए आई जस्ट थॉट ओके, कि हाँ मुझे ये लगता है एक ज्यादा वेल सही थॉट रहेगा। डिसीजन है आपका। आपने देखिए, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर जी किसी का डिसीजन अच्छा ही होता है। जी और जी। मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं एट प्रेजेंट ऑफ टाइम के हिसाब से वो अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अ, जी सर। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और भी समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप एमटेक कर रहे हो, ठीक है ना, जी ऑल्दो आप बीटेक की क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। जी सो सर। यू विल बी कम, आपको पहले एनओसी भी तो देना पड़ेगा, या आप एमटेक दिखाओगे ही नहीं? नहीं क्योंकि फिर सर, वो बाई अगर आप बाई गॉड ग्रेस सर, मेरा एमटेक अभी इसी साल 2025 में ही कंप्लीट हुआ है। ओके। मैंने डीवी के टाइम पे डिग्री वगैरह भी एमटेक की सबमिट कर दी। तो अच्छा, फिर तो बढ़िया हो वो गया। एक कोइंसिडेंस था, अच्छा कोइंसिडेंस की मेरा दिक्कत नहीं हुआ सर बीच में ठीक कोई। है। जी अच्छा, तो जी सर। प्रिपरेशन जर्नी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि देखिए आरआर जो गेट का पेपर देना है, आपने गेट का जी पेपर दिया, आपने आईआईटी उसके थ्रू जाने का रास्ता भी अपने लिए बनाया है, और फिर जी अभी जी आप आरआरबी जेई का पेपर देकर भी सेलेक्ट हुए हो, तो दोनों की अप्रोच में कोई डिफरेंस आपको लगता है? सब्जेक्ट के लेवल पर, टॉपिक के लेवल पर, एग्जाम में पूछने के तरीके पर क्या डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं? सर, गेट के पेपर में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ओके। और मुझे लगता है कि गेट के पेपर में जो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डेप्थ ऑफ कवरेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आरआरबी के एग्जाम की बात करूं तो वहां पे आपको एक तरीके से कह लीजिए कि सारे टॉपिक्स जो सिलेबस आप देखेंगे, कि मैं बोलूंगा अगर मेहनत किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तो आरआरबी का पेपर अगर आपको निकालना है, आप हम्म। टॉपिक्स देखिए कि हर हम्म। टॉपिक को बेसिक बेसिक सारी जानकारी होनी चाहिए। बट गेट में क्या है सर, आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जियो हम्म। टेक्निकल पढ़ लेते हैं, फिर एनवायरमेंटल और मैथ्स और एप्टीट्यूड, तो आप 45 नंबर तो यही हो गए। आराम से 8 निकल हो गए, जाएंगे सर। एप्टीट्यूड भी मिला दिया आपने। जी 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 सर। हम्म। बट आरआरबी में 80-90 नंबर तक तो सर आराम से हो जाएगा गेट की प्रिपरेशन से ही और बाकी चीजों से। बट हम्म। अगर आपको 100+ जाना है तो हम्म। ये जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उस पे भी अच्छा खासा काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल ऐसा सर। लगता है सर। देखिए, जी बहुत सर। से बच्चों से मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं, जी जी और सर। कई बार मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपकी तैयारी एग्जाम के लिए पूरी है, तो कहते हैं जी पूरी है। तो मैं कहता हूँ कि कैसे आपने तैयारी कैसे की? मैं हर किसी से पूछता हूँ, ताकि मैं जी एक समझ बिल्ड कर सकूं कि भाई बच्चे तैयारी बेसिकली कर कैसे रहे हैं, या जी कहाँ सर। दिक्कतें करते होंगे, या कहाँ दिक्कतें आती होंगी। तो जी बहुत से सर। बच्चों ने बताया कि हमने गेट के लिए पढ़ा है, तो मेरा एसएससी जेई या आरआरबी जेई ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि एक परसेप्शन है कि गेट मतलब थोड़ा सा ज्यादा कठिन एग्जाम, और आरआरबी मतलब थोड़ा सा आसान एग्जाम। ठीक जी है, तो जी मुझे लगता है जी कि ये सर। बिल्कुल थोड़ा सा गलत परसेप्शन हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल दोनों बिल्कुल एग्जाम सर। की डिमांड अलग अलग है। बिल्कुल सर। आपको उस एग्जाम की अप्रोच क्वेश्चन पूछने की भी अलग है, और सिलेबस भी काफी डिफरेंट है। आप देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम से पहले भी बच्चों को बहुत बार बोला, यार आरआरबी जेई में अगर क्लियर करना है तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और ये सारे टॉपिक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। और मैंने बिल्कुल उसके सर। लिए काफी सारी वीडियोस पहले एग्जाम से पहले भी बनाई थी। वो तो कुछ जी बच्चों को एक बार री एग्जाम का मौका मिल गया, तो फिर उनको समझ में आया, तो उन्होंने मेरी वीडियोस का और भी ज्यादा इस्तेमाल किया। बिल्कुल लेकिन सर। उससे बिल्कुल पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका था, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई थी, ठीक है, और कई चीजें पढ़ा चुका था। लेकिन मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो बच्चे इस बार सिलेक्शन ले सकते थे वो नहीं ले पाए। बिल्कुल सर।
ऐसा शिफ्ट 1 में ज्यादा हुआ, क्योंकि शिफ्ट 2 में तो चलो री एग्जाम का मौका बच्चों को मिल गया। जी जी सर, जी शिफ्ट सर, 1 में भी ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते थे जो सिलेक्शन ले सकते थे। जी सर। जो तो सर आपने ये बोला कि जो गेट का एग्जाम है और आरआरबी का एग्जाम है, मैं अपने कई सारे दोस्तों को जानता हूँ सर जो एमटेक कर रहे थे अभी, हम्म, एंड दे कुडंट क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी जेई। तो हम्म, ये मतलब जो परसेप्शन है ना कि गेट का, दोनों में एक तरीके से जो वेल डिफाइंड सिलेबस है और दोनों का जोन अलग अलग है। हम्म, तो आप गेट में मैंने सर ऑब्जर्व किया है कि कम पढ़ के भी आप क्वालिफाई करके अच्छी रैंक ला सकते हो। बट हम्म, आरआरबी या एसएससी में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कम पढ़ने वाला ऑप्शन है, पढ़ना तो अच्छे से सारा कुछ पड़ेगा आपको। हम्म। तो दोनों एक तरीके से अलग जॉनर का एग्जाम है, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग कम चाहिए। ज्यादा वाला नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ स्टेटमेंट जी को। जी जी सर। ऐसा है कि गेट में सिलेबस देखने में छोटा है, लेकिन जी, उतने ही सिलेबस के अंदर आपको ज्यादा डेप्थ पे जाना है। ज्यादा डेप्थ पे जाना है, जी और सर। एसएससी आरआरबी में क्या है कि आपको उतनी डेप्थ पर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो डेप्थ क्या है, न्यूमेरिकल डिफाइन कर रहा है गेट में, न्यूमेरिकल डिफाइन कर रहा है, जी है सर। ना। लेकिन यहाँ पर डेप्थ पे जाना होता है, लेकिन वो डेप्थ क्या है, थोड़ी सी आप न्यूमेरिकल हटा दो बस। जी जी सर। बस न्यूमेरिकल हटा दो, वरना हर केस में आपको ज्यादा डेप्थ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें वो बिटवीन द लाइंस भी पूछता है आपसे। जी 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 सर, जी तो सर। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, सिलेबस वास्ट भी ज्यादा है, और फिर नॉन टेक्निकल पार्ट काफी बड़ा है। नॉन टेक्निकल एक तरीके से पूरा डिफाइन करता है सर कि हाँ। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसका हम्म। बहुत बड़ा रोल है। जी सर। तो इसलिए थोड़ा सा एक ये पार्ट हो जाता है। अच्छा, जर्नी में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या थोड़ी प्रॉब्लम्स क्या आपको लगता है कि रही है, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया है। सर प्रॉब्लम्स की बात करें तो सर मेरा एक वीक टाइम आया था एक, जहाँ पे मुझे लगा कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। एक्चुअली मेरे फादर की सर कोविड में डेथ हो गई थी। मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था। तो ओके। उस टाइम पे मुझे लगा सर कि हाँ अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं, बल्कि मैं उसके बाद में सोचने लगा कि कैसे छोटी मोटी कोई नौकरी करके प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अब बीटेक तो कंप्लीट होने से रहा। तो ये सारी चीजें दिमाग में आने लगी। बट उसके बाद में सर घर वालों का सपोर्ट रहा, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे। उन्होंने जो भी चीजें मतलब पापा के ना रहने के बाद में मम्मी और पापा दोनों का रोल निभाया। और उसके बाद में बहन है मेरी, श्वेता नाम है उनका। तो उन्होंने वो पापा के जो अब कंपनसेशन की जॉब मिलती है सर, तो हम्म। पापा के जगह पे उनको नौकरी मिली। तो शी वॉज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। तो ओके। उसी से सर मेरा बाहर रहने का, पढ़ाई, खाने वाने का सब खर्चा चल रहा था। ओके। तो ये सारी जो जर्नी रही बीच में, थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस था एक हम्म। तरीके से। बट बाय गॉड ग्रेस एंड बाय ब्लेसिंग्स उससे आगे निकल पाया सर। तो ये सारी चीजें रही सर। वैसे तो मैं सही बताऊं आपको, ये जो समय आपने देखा है, ये काफी मुश्किल समय होता है। और मुझे बिल्कुल ऐसा सर। लगता है कि घर में चाहे माता जी हो चाहे पिताजी हो, उनका होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है सर, और जी उनका सर। किसी भी तरह से आप कह लीजिए ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल और सर। इसको मैं मतलब जी समझ सर। पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं शायद आपके लेवल पे उतना ना समझ पाऊं, क्योंकि जो लॉस आपका है उसको मैं शायद थोड़ा कम समझ पाऊंगा। या जी हो जी सकता है कि वो शायद हम ऐसे ही बने हैं कि थोड़ा हम कम समझ पाते हैं। जी ठीक है। जी सर, जी सर। बट फिर भी मैं कहूंगा कि चाहे आपकी माता जी हैं चाहे आपकी बहन है, उन्होंने काफी अच्छा स्ट्रांगली आपकी जिंदगी में रोल प्ले किया है। और मुझे लगता है कि आपकी अब इसको बड़ी सक्सेस कहें या छोटी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि उतने इतने कम समय में भी जी सर। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा समय इस बात को नहीं हुआ है, आप लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला भी है, और आप जिंदगी में काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। और ये बहुत चैलेंजिंग होता है, बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने भी अपने परिवार में एक दो लोग ऐसे हैं जो पास्ट में खोए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने से हमें एक बहुत वॉइड हमारे अंदर हो जाता है, जो कि जी वॉइड कभी शायद भरता नहीं है। इन चैलेंजेस को भी आप लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत बेहतरीन बात है जो आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ किसी बच्चे को कहना चाहेंगे कि क्या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि यार अगर तुम्हें ये एग्जाम देना है या वो एग्जाम देना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। सर मैं मेनली यही कहूंगा कि एग्जाम से पहले जैसे हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोर्सेज उन्होंने खरीद लिए या जो भी चीजें हैं डायरेक्टली एक प्रिपरेशन में कूद जाते हैं। मुझे हम्म, लगता है उसके पहले उन्हें सिलेबस एक तरीके से अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। कोई भी एग्जाम है आपका, वो हम्म, चाहे आरआरबी जेई का एग्जाम है या इवन गेट का एग्जाम है, हम्म, आपको कम से कम, मुझे कभी कभी लगता है इसकी सर हफ्ता तो देना चाहिए कम से कम प्रॉपर सिलेबस को आइडेंटिफाई करने में
उसके सोर्सेज के बारे में कि पीवाईक्यू और जो आपका सिलेबस है, ये दोनों चीजों पे अगर हम खुद से एक बार कमांड कर लेंगे, तो जैसे आप उस चीज को पढ़ाएंगे तो एक वो जो रिलेटिविटी होती है वो हमें और ज्यादा रहेगी कि हाँ सर ये चीजें हमें पढ़ा पता रहे है कि हैं, यार ये पढ़ना था हमें। ये पढ़ना था। नहीं तो लगता है कि सर सिलेबस करा रहे हैं, कब खत्म होगा इसका भी कोई पता नहीं है, और कब शुरू हो रहा है इसका भी कोई अंदाजा नहीं किस टॉपिक से। तो मुझे लगता है सर कि पहले एक वेल डिफाइंड जो सिलेबस है हर एग्जाम का, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा होता है कि 5 से 6% ही एक्स्ट्रा अगर होता भी है तो बाहर से आता है, अदरवाइज आपका 90% सिलेबस से ही चीजें रहती हैं। तो अगर हम उस पर थोड़ी कमांड कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर एक मुझे लगता है कि अगर आरआरबी जेई का है तो एटलीस्ट 6 महीने का प्रिपरेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए तो रिक्वायर्ड है मिनिमम, मेरे हिसाब से इतना तो होना चाहिए। तो एक टाइम स्पेन जरूरी है। जैसे बहुत बार क्या होता है सर, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, 2 महीने बाद एग्जाम है, हम लोग अचानक से लग गए, तो वो थोड़ा जो हड़बड़ी में चीजें होती है ना, तो क्या रहता है प्रीलिम्स गलती से निकल भी गया तो फिर मेंस के लिए वो चीजें नहीं हो पाती। मेंस के लिए आपको मान लीजिए फिर 2 महीने का टाइम, तो वो एक एग्जाम हमारा बहुत सारा समय ले लेता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई एग्जाम टारगेट करना है तो उसको सीरियसली अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, उसके सिलेबस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए, और एक बार प्रीवियस ईयर को जरूर देखना चाहिए, तभी किसी भी एग्जाम के उसमें मैदान में उतरना चाहिए। अच्छा, ये मुझे एक आखिरी सवाल है बस मेरा एक। जी सर। आपको लगता है कि अगर एक बच्चा आज तैयारी करना शुरू करता है और जिसे आइडिया नहीं है कि एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, फिर वो पढ़ेगा, उसको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे, चाहे वो सेल्फ स्टडी करे, चाहे वो हो सकता है कि कहीं पे क्लासेस ले, चाहे कैसे भी, ठीक है ना? तो जी आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट कितना समय तैयारी कंज्यूम करती होगी एक स्टूडेंट के लिए? सर, अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 महीने का टाइम तो चाहिए, क्योंकि हम बीटेक नॉर्मली किए होते हैं तो साइंस वाला जो पोर्शन है वो तो स्ट्रांग रहता है, और जो जीएस जीके वाला रहता है वो नॉर्मली बीटेक जो किए हैं सभी का वैसे ही रहता है, किसी का बहुत हाई फाई नहीं रहता। तो उसमें मिनिमम एफर्ट भी देंगे तो चलेगा, बट आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग का और मैथ का, क्योंकि टाइम जो है बहुत लिमिटेड रहता है सर एग्जाम में, 90 मिनट में आपको 100 और आपका क्वेश्चन ये करने टेक्निकल वाला जो सिलेबस है, ये काफी बड़ा सिलेबस हो जाता है। जी 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 सर, जी सर। तो इसीलिए सर ये रहता है कि हाँ थोड़ा सा 2 महीने एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए चाहिए। और अगर आपने प्रीवियसली कोई एग्जाम दे रखा है, जैसे मान लीजिए एसएससी जेई का ही मेंस दे रखा है या गेट दे रखा है, तो आपका बैकग्राउंड तो बना होगा, तो मेरे हिसाब से 2-3 महीने सफिशियंट है। बट अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो मेंस एग्जाम के लिए आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स भी एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक बैकग्राउंड अगर आपको बनाना है। और इसमें इवन गेट की प्रिपरेशन के बाद भी आपको अच्छा खासा 2 महीने का टाइम डेडिकेटेड जो इसका एक्स्ट्रा सिलेबस है उसमें देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो चीजें आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है काफी लर्निंग्स हैं इस सेशन से भी, ठीक है ना जी सर। कुलदीप? एंड आपके कितने नंबर रहे हैं आरआरबी में अभी? 103 नंबर थे सर, 103 103। नंबर थे मेंस के अंदर, और उससे जी मेरिट इंडेक्स कितना बनता है? सर, 762 था मेरा, 762 मेरिट इंडेक्स था। और जी प्री सर। में आपके कितने नंबर थे अप्रोक्सीमेटली? प्री में सर 70 नंबर थे मेरे। ठीक है, और जी सर। कौन सी कैटेगरी है आपकी? मेरी सर जनरल कैटेगरी है। जनरल जी सर। कैटेगरी, ठीक है। जी क्योंकि सर। मैं ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत से बच्चे हैं जो कि हो सकता है जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हो, एंड दे जी सर। वांट टू गो फॉर आरआरबी इन कमिंग डेज, तो फिर वो जी आपके सर। नंबर से प्री की और मेंस से आइडिया लगा सकते हैं कि मैं भी इतने नंबर पर आने वाले समय में अच्छा कर सकता हूँ। जी सर। जी सर, ओके, बिल्कुल। चलिए कुलदीप, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और आप थैंक अचीवर्स ग्रुप में हैं? यू। जी जी सर, मैं हूँ सर ग्रुप में। ठीक है। सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज ईमेल बिल्कुल। मी और मैसेज बिल्कुल सर। मी। बिल्कुल सर। ओके ओके कुलदीप, सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर।